हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। और आज हम ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज पर आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 से करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम आपको दिखाते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो। तो देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो, 13/12 हो। देन फाइंड अदर, देन फाइंड all trigonometric ratio, then find all trigonometric ratio। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया है sec थीटा इक्वल टू 13/12 दे दिया है। देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा इक्वल टू दे दिया है 13/12, तो बोल रहा है कि बाकी अन्य बचे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करें। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले अब हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल की नीड होगी, तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तब देखिए अब यह अब तो नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है भाई? तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण का बनना नेसेसरी है, तो हमने एक समकोण दे दिया ये। अब देखिए हम क्या करते हैं, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तब देखिए सेक थीटा इक्वल टू, इसे हम सोल्व करते हैं। चूंकि तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू तो दे दिया 13/12। तो आप पहले याद करिए कि कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है। कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो देखिए हम लिख लेते हैं, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार, और सेक थीटा किसके इक्वल टू है? 13/12 के। अब आप इन मानों को बराबर कर दिए। कर्ण कितना हो जाएगा? 13। कर्ण कितना हो जाएगा? 13। और ये आपका आधार कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए क्या करते हैं, यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको ए बी का मान फाइंड करना होगा। क्या? यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको ए बी का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए हम ए बी के मान को ज्ञात करते हैं कैसे। देखिए यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो बचे अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तब देखिए क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू क्या? AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, BC का स्क्वायर। अब देखिए हमें मान किसका फाइंड करना है? हमें मान फाइंड करना है AB का। तो हम AB को यहीं रखते हैं और BC स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। तो देखिए कैसे ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, अब AC का मान कितना है? AC का मान है 13। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, AC इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस BC कितना है? 12। तो यहाँ पे लिखते हैं 12। अब एक मान किसके बराबर हो जाएगा? ये मान हो गया AB के स्क्वायर के इक्वल टू। अब देखिए अब हम इसे स्क्वायर करते हैं, ये इतना हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये इतना हो गया और ये इतना हो गया। अब देखिए अब AB स्क्वायर का मान फाइंड करना है। तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर इक्वल टू, अब आप लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ये कितना आ जाएगा? 25। अब आप AB इक्वल टू लिख दीजिएगा। अब AB इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा। कैसे? तो ये स्क्वायर उधर भेजिएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट 25 कितना होता है? 5। रूट 25 यानी रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 5। ये तो मान फाइंड हो गया, AB का मान 5। यहाँ पे लिख देते हैं AB का मान इक्वल टू 5 आ गया।
तो अब देखिए क्या करते हैं, तो चलिए अब हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ तक देखिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब हमें बाकी अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए बाकी अन्य फाइंड करने के पहले जो दिया है उसे भी फाइंड करना है। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू तो दे दिया 13/12। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसीलिए कोस थीटा इक्वल टू 12/13। जब ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका वैल्यू भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए अब बारी आती है साइन की, लिखते हैं इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन इक्वल टू कितना होता है, लंब बाई कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। अब साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 5/13, ये हो गया। अब देखिए अब हमें मान फाइंड करना है किसका, tan का। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए tan a इक्वल टू tan a या tan थीटा के जो भी एंगल दिया हो, तो tan थीटा इक्वल टू देखिए हमने थीटा यहाँ पे लिया है, इस एंगल के सापेक्ष हम कर्ण आधार को ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, लंब बाई आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो अब देखिए हमने तो कोस साइन और tan और सेक का निकाल लिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब बाकी कौन कौन बचा है, बाकी बचा है कोसेक और कोट। तो देखिए हम कोसेक और कोट का मान विथआउट इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक। तो देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अब कोसेक को, तो जब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक तो इसका वैल्यू भी उल्टा होगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 13/5। अब देखिए अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। अब कोट को जब tan का रेसिप्रोकल कोट होता है तो इसका वैल्यू भी उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा 12/5। तो देखिए हमने यहाँ तक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। अब देखिए अब आप ऐसे रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट न लगाकर डायरेक्ट आप त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। देखिए कोस इक्वल टू कोसेक इक्वल टू कितना होता है, कोसेक का फॉर्मूला कितना होता है, कर्ण बाई लंब। कोसेक का फॉर्मूला कितना होता है, कर्ण बाई लंब। तो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। उसी प्रकार आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप त्रिभुज से निकालिए या चाहे तो आप पाइथागोरस से यूजिंग टू पाइथागोरस निकालिए या रेसिप्रोकल वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 2 के ही जैसा है, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए इक्वल टू कोस बी हो, तो दिखाए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 पिछली वीडियो में करवा दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कोण ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी न्यून कोण होता है। इस क्वेश्चन में 2 राइट एंगल ट्रायंगल होता था। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कर सकते हैं और आप कोण ए इक्वल टू बी प्रूफ, कोण ए इक्वल टू कोण बी प्रूफ करना है हमें। तो देखिए ये बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्या ये तो कोण ए हो गया, ये कोण ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया और यहाँ पे हमने सी ले लिया और यहाँ पे हमने डी ले लिया। तो देखिए अभी आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे हमने बी क्यों नहीं लिया। तो पहले इस तो क्वेश्चन में, ये तो एग्जाम्पल नंबर 2 में के जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर ये और ये एक्सरसाइज नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन में दो समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए हम बताते हैं कैसे। अभी आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे हमने बी क्यों नहीं लिया। देखिए और यहाँ पे होगा कोण बी और ये हो जाएगा ई और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। तो देखिए हमने जब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था तो हमने 2 समकोण त्रिभुज लिया था, जिसमें क्या थे, कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण थे।
कोण बी और कोण क्यू दोनों न्यून कोण थे, तो हमने कोण बी को यहाँ लिखा था और कोण क्यू को यहाँ लिखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो बेसिकली हमें तो दो राइट एंगल ट्रायंगल की तो जरूरत होगी, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कोण ए इक्वल टू कोण बी, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसीलिए हमने डी वैल्यू को यहाँ लिखा, इसीलिए हमने बी को यहाँ नहीं लिखा, डायरेक्ट त्रिभुज ऐसे नहीं बनाया, एक लूप में नहीं बनाया नामकरण के अनुसार ए बी सी हमने ऐसे इसलिए नहीं बनाया कि ये त्रिभुज कोण ए और कोण बी ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है, क्या ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में न्यून कोण है, इसीलिए हमने डी को यहाँ पे लिखा और बी को यहाँ पे लिखा। तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज सी डी ए हो गया और ये त्रिभुज ई एफ बी हो गया, और इसमें न्यून कोण ए हो गया, इसमें न्यून कोण बी हो गया। तो अब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम आपको होमवर्क देते हैं और आपको इसे ट्राई करना है कि क्या यह आपसे प्रूव हो पाता है, और अगर यह आपसे प्रूव न हो तो फिर से आप एग्जाम्पल नंबर 2 को जिसमें हम बताए हुए बिल्कुल अच्छी तरह देखना है, जिससे कि आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपको हम देते हैं होमवर्क, ये आपको देते हैं होमवर्क और ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू कितना है 7/8। तो हमें प्रूव करना है देन प्रूव दैट, सॉरी हमें यहाँ पे मान निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of then find the value of 1 plus sin theta, क्या 1 plus sin theta into 1 minus sin theta बटे 1 plus cos theta, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, ठीक। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है, यहाँ पे होगा या बाहर होगा पूरा, ये अंदर होगा कैसे 1 माइनस साइन होगा, 1 माइनस कॉस होगा, 1 माइनस कॉस होगा, और यहाँ पे ये ऐसे कोस्ट होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे प्रूव करना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 में ही क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये दो वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तो नीड होगी, क्योंकि हमें पहले दो ही में वैल्यू मालूम होगा जो कोट का आइडेंटिटी होगा। तो देखिए हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया है, और इसे नामकरण कहीं भी कर देते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं बोला है कि बी पर ही समकोण है और रिस्पेक्ट टू सी ही निकालिए, तो हमने इसीलिए ले लिया। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल थीटा। वैसे में तो आप एंगल यहाँ पे भी थीटा ले सकते हैं, तो उस समय आपका लंब ये हो जाएगा, और जब आप एंगल यहाँ पे थीटा लेंगे इस समय लंब आपका ये हो जाएगा। तब देखिए क्या करते हैं, कोट थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो अब आप सबसे पहले आप वैल्यू निकालिए टेन का। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बाई आधार। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बाई आधार। तो उसी प्रकार कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। तो कोट थीटा इक्वल टू कितना दिया है, आधार बाई लंब, तो ये हो जाएगा। तो आप आधार बाई लंब ले सकते हैं। ये हो गया आधार 7 और ये लंब हो गया, और ये लंब हो गया 8, ठीक। ये लंब हो गया 8। अब देखिए अब आप क्या करते हैं, अब आप AC का मान निकालेंगे। तो AC का मान कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर जो कि है 8 प्लस BC का स्क्वायर जो कि है 7, और जब आप इसे स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसे स्क्वायर करके सम करेंगे तो देखिए ये कितना AC स्क्वायर है ना, तो आप इसे लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे इसे 64 प्लस 49, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे सम करेंगे तो जब आप इसे सम करेंगे तो ये आ जाएगा 113। अब देखिए हमें मान किसका फाइंड करना है, हमें मान फाइंड करना है AC का।
तो AC का मान फाइंड करना है, तो इस स्क्वायर को इधर हम इधर भेज देते हैं, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा? तो यह रूट, इसका मान आ गया रूट 113, इसका मान कितना आ गया? रूट 113। तो चलिए अब हम इन बातों को साफ करते हैं पाइथागोरस वाला, तब तक के लिए आप यहाँ तक देखिए। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 का 2 भी हटा दिया, जो कि है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। पहले हम इन क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। क्या हम क्वेश्चन नंबर पहले 1 को लेके चलते हैं, इन भाग को लेके चलते हैं। तो देखिए, अब देखिए, हमें सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर करके हम इसे छोटा बना देते हैं। तो देखिए कैसे छोटा बनाते हैं। आपने पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि हमने बताया था, और इस फार्मूले को आपने छोटी कक्षा में कई बार भी पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना तो होगा, इतना तो होगा। अब देखिए, अब आप कैसे करते हैं। अब ए के जगह पे क्या है? 1, बी के जगह पे क्या है? साइन थीटा, फिर ए के जगह पे क्या है? 1 माइनस तो माइनस, और बी के जगह पे क्या है? साइन। तो आप इन बात को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम इसे मैंने इसे तोड़ा, मैंने इसलिए इसे तोड़ा कि यह ज्यादा, मतलब ये आइडेंटिटी ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। देखिए कैसे डिफिकल्ट हो जाता। जब आप वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? लंब बाई कौन होता है? तो लंब कितना आएगा? 8 बाई रूट 113। लीजिए, ये तो इतना आ गया। अब इसे ऐड करिए, इसमें घटाइए, फिर रूट वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाइए। इसलिए हमने इसे क्या किया? इसे तोड़ दिया यूजिंग टू बाई फॉर्मूला। जितना हो सके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जितना हो सके ऐसे बड़े बड़े जब आइडेंटिटी मिलता है और कोई एक आइडेंटिटी का मान दे दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दे दिया cot थीटा इक्वल टू 7/4 और इतना मान दे दिया है। तो जब ऐसा कोई भी दे, तो आप उसे यूजिंग टू फॉर्मूला आप उसे तोड़ दीजिएगा, आप उसे ब्रेक कर दीजिएगा और ब्रेक करके छोटा बना दीजिएगा। जब आप छोटा बना देंगे तो उसे आपको सोल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो देखिए हमने क्या किया, इसे भी ब्रेक कर दिया। a प्लस बी के जगह पे इतना है, a माइनस बी के जगह पे इतना है, और इतना इक्वल टू होता है इतना, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे है 1 और b के जगह पे है साइन। हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला का माइनस माइनस और साइन का स्क्वायर, और ये नीचे हो गया बट्टा और ये नीचे हो गया बट्टा। और देखिए उसी प्रकार ये भी आप लिख सकते हैं, कैसे? ये भी आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? तो आप जब आप इसे भी तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि है 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो चलिए अब देखिए, हम पहले इन बातों को सोल्व करते हैं। क्या कैसे? तो देखिए पहले इसे हम हटाते हैं। तब देखिए अब हम कर देते हैं बराबर। अब आप लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया था, इन दोनों का फॉर्मूला बताया था। तो इनका एक सम्मिलित फार्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए इसका एक सम्मिलित फार्मूला क्या होता है, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए क्या करते हैं, हम साइन का भी मान निकाल देते हैं और कोस का भी मान निकाल देते हैं। तो देखिए कैसे, हमने ये भी फॉर्मूला में बताया था कि साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं,
अब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? आप क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना होता है, और जब आप इसे कोस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये मान आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप कहिए कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू देख के मान निकाल देते। जी हाँ, हम बिल्कुल भी निकाल देते हैं, वो भी प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन इतना सरल नहीं है। सही है लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें रूट वाला आ जाता है। बहुत क्या वो होता है ना, सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने इसे ब्रेक करके इस फंक्शन को छोटा बना देते हैं। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे आप इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होगा, ये कहा कि सर आपने तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं लिखवाया कि cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो भी हो, आपने तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं। जी हाँ, हमने नहीं बताया, लेकिन हमने आपको ये जरूर बताया होगा, क्या हमने आपको ये जरूर बताया होगा कि cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। आप कहेंगे जी सर आप तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बताए थे। तो देखिए इस फॉर्मूला के दौरान हम इसे निकाल लेते हैं। कैसे? अब हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इतना वैल्यू इतना के बराबर आ गया, इतना वैल्यू इतना के बराबर आ गया, तो हम इतना को cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। और देखिए cot स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। तब देखिए अब आप क्या करते हैं, अब आप cot थीटा का तो मान दिया है 7/4, cot थीटा का तो मान दिया है 7/4। तो जब cot थीटा का मान 7/4 दे दिया है तो आप इसे अब आप इसे भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला ज्यादा ठंडा होता है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप इसे स्क्वायर तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। और हम इन बातों को इतना लिख सकते हैं। तो देखिए cot थीटा का मान कितना दिया है 7/4, तो हम 7/8 है ना। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 49/64। आगे ये आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया। अब आप कहिए कि सर फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज क्यों किया? हमने पाइथागोरस थ्योरम इसलिए यूज किया कि आपको यह ना लगे कि ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, मतलब कि आपको ये ना लगे कि आप हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे और इसमें आप क्यों नहीं यूज किए। इसीलिए हमने ये यूज करके इसका मान निकाल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसके बाद आप या साइन थीटा के या निकालने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाला से निकालिए, या साइन थीटा का मान रखिए या cos थीटा का मान रखिए, वैसे वैसे करिए, या आप इसे तोड़ दीजिए, इसे ब्रेक करके बिल्कुल आसान कर दीजिए। तब आप इसका मान निकाल लीजिए। तो इसका मान कितना आएगा 49/64। तो देखिए इन बातों को हम फिर से एक बार समझा देते हैं, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए अब हमारी बात को समझ में ना आया हो तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए कैसे हमने क्या किया, हमें कितना इसका मान हमें निकालना था और cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/4। तो सबसे पहले हमें इसका मान निकालना था, तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई तो मालूम हो, तो हमने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम निकाल लिया। अब निकालने के दौरान हम इस फॉर्मूला को देखते हैं कि इसमें तो एक फॉर्मूला अप्लाई जरूर हो सकता है, इसमें एक फॉर्मूला। अब आप इसे देखते हैं तो आप कहिए कि सर इसमें तो एक फॉर्मूला अप्लाई जरूर हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है a² माइनस b²। देखिए लाइक वो फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा है, वो फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा है। क्या? a² माइनस b²। a² माइनस b² इक्वल टू कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने इसे a² माइनस b² के जगह पे लिख दिया, इसको ही मैंने वैसा ही किया। अब इसे वैसा इसको ऐसा करने के बाद इसे हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी, 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको भी ऐसे कर दिया। तो देखिए अब हमने वो पूरा वैल्यू कितना आया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा।
तो हमने ऐसा लिख लिया। अब इन मानों को हम आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे जो कि है cot थीटा इक्वल टू कोस बाई साइन, cot थीटा इक्वल टू कोस बाई साइन। तो हमने क्या किया, इसे कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें ये ना वैल्यू चाहिए, स्क्वायर वाला चाहिए, तो हमने कर दिया इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये आ गया cot स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को हमने cot स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे लिख दिया cot थीटा का स्क्वायर। cot स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा, cot थीटा का स्क्वायर। अब cot थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया 7/8 और इसका हमने स्क्वायर कर दिया और ये आपका आंसर आ गया 49/64। अब देखिए ये तो 7 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कुछ ऐसा ही कहता है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 के ही क्वेश्चन नंबर 7 में ही 2 नंबर बोला है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हमने यहाँ पे जैसे cot स्क्वायर थीटा का मान निकाला 49/64, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 49/64। तो आप यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि यदि 3 cot A इक्वल टू 4 हो, 3 cot A इक्वल टू 4 हो, देन चेक इट, क्या चेक करना है भाई, तो 1 - 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 - 10 स्क्वायर A इज 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A, 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या यदि 3 cot A इक्वल टू 4 हो, देन चेक इट, इसे चेक करिए, बताइए कि क्या LHS इक्वल टू RHS है। तो चलिए पहले चेक करने के दौरान पहले हम समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि मान लीजिए हमें tan A का वैल्यू निकालना होगा। तो tan A इक्वल टू कितना होता है, tan A इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार। tan A इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे तभी ना मालूम चलेगा कौन लंब है कौन आधार है। तो देखिए हमने तो बना दिया यहाँ पे समकोण त्रिभुज, ठीक, जी हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे बना दिया समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज बनाने के अनुसार इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं A, B और यहाँ पे लिख देते हैं C। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि 3 cot A, चूंकि 3 cot A इक्वल टू 4 हो, 3 cot A इक्वल टू 4 हो। तो देखिए हम सबसे पहले cot A का वैल्यू निकालते हैं, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3 कैसे होगा, क्योंकि यह 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए cot A, तो देखिए cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आधार बटे लंब, या आधार बटे लंब को लिख सकते हैं B/P। और देखिए आधार कितना दिया है, आधार तो दे दिया है 4, ठीक, आधार दे दिया है 4 और लंब कितना दिया है 3। और देखिए अब तो हम बिल्कुल देख सकते हैं लंब ये है और आधार ये है। अब देखिए अब क्या करता है, अब हमें कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। कर्ण के किस में जरूरत पड़ेगी, जब हम इन भागों को निकालेंगे तो इसमें कर्ण की भी जरूरत होगी। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण निकाल लेते हैं। तो देखिए कर्ण कितना है, AC। तो देखिए AC है कर्ण, इसीलिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो AC देखिए यहाँ पे है AC। अब देखिए AC का स्क्वायर करेंगे, ये बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर छोटी वाली भुजा, इसका 2 छोटी वाली भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हमें मान किसका फाइंड करना है, हमें मान फाइंड करना है AC का। तो AC को तो यहीं रख देते हैं क्योंकि एक बगल है ही। अब BC का मान कितना दिया है, BC का मान दिया है 3,
3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे लिख देंगे 9, और यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 16। तब देखिए ये कितना है AC के स्क्वायर के बराबर, और देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25 किसके बराबर है AC स्क्वायर के बराबर। देखिए अब आप इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजिएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो ये आ गया यहाँ पे रूट, और जब आप रूट 5 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और आपका AC आ गया 5। AC कितना आ गया 5। तब चलिए अब तब तक के लिए आप इन भागों को देखिए, हम इन भाग को साफ करके इन भाग को प्रूफ करेंगे, देखते हैं कि क्या इतना इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS आता है। तब तक के लिए यहाँ तक देखिए। हाँ तो स्टूडेंट चलिए अब हम लेते हैं LHS से, तो LHS को हम उठाते हैं, पहले LHS को सॉल्व करेंगे और जितना मान आएगा उस मान को इसके मान से कंपेयर करके देखेंगे। अगर मान आ जाएगा बराबर तो आंसर होगा यस, नहीं आएगा तो आंसर होगा नो। तो चलिए हम लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब देखिए पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने बताया था, अब देखिए अब हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि आपको आइडेंटिटी को सरल करना होता है, उसे सिंप्लीफिकेशन करना होता है। तो देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर A किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर A के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे सेक स्क्वायर ए। देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बिल्कुल हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने केवल फॉर्मूला लगा दिया। क्या, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इतना इक्वल टू इतना होता है तो इसके जगह पे इतना लिख दिया। अब देखिए अब हम मान को पुट करते हैं, तो देखिए कैसे हम मान को पुट करते हैं। ये हो गया आपका एरो का चिन्ह। अब देखिए क्या, अब देखिए 10 इक्वल टू 10A इक्वल टू कितना होगा, इसमें 10A इक्वल टू कितना होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। देखिए 1 माइनस लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर माइनस बटे, अब 3/10 A का मान है 3/4 और 10 का स्क्वायर है तो 10 के मान को अभी स्क्वायर कर दिया। अब सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर A का मान निकालने से पहले आप सोचिए कॉस इक्वल टू कितना होता है, कॉस इक्वल टू कितना होता है आधार बाई कर्ण, कॉस इक्वल टू कितना होता है आधार बाई कर्ण। जब कॉस इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण तो सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा कर्ण बाई आधार, सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा कर्ण बाई आधार। तो देखिए 1 माइनस होने का कुछ नहीं, यहाँ पे केवल सेक है। तो देखिए सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार, तो 3/4 का 5 है, ऊपर कर्ण कितना है 5 है तो 5/4 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए अब हम इन बातों को सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16। अब हमने मेन बट्टा को लंबा लिखा क्योंकि यहाँ पे दो अनुपात है, दो रेशियो है, तो हमने मेन बट्टा को लंबा लिखा। और 25 का स्क्वायर 25 बटे 16। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम पहले केवल इन भाग को सॉल्व करते हैं। क्या, हम पहले इन भाग को, बट्टे के नीचे वाले पर ध्यान नहीं देंगे, अभी इन भाग को सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 16 और यहाँ पे भी हो जाएगा 16 माइनस 9 और ये पूरा लंबा वाला बट्टा है। क्या, और आप लोग को बट्टा का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो कुछ समय बाद हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैथमेटिक्स का जितना भी सिंप्लीफिकेशन होगा, कठिन से कठिन और आसान से आसान, उस सभी सिंप्लीफिकेशन को बताएंगे। लाइक घात और घातांक, बोडमास, भी बोडमास, डमास, ये सब क्या होता है हम उस वीडियो में सभी बताएंगे। तब तक के लिए हम इन बातों पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए अब बट्टा के नीचे वाले भाग को ध्यान दीजिए। अब बट्टा के नीचे वाले भाग को सेम लिख देंगे, ये हो जाएगा 25/16। ये कितना हो गया 25/16। तो अब देखिए ये तो होगा 25/16। तो क्या, अब हम इनको सोल्व करने के लिए, क्या इनको सोल्व करने के लिए इन मान को हम स्थिर रखते हैं। क्या, इन मान को हम स्थिर रखते हैं। तो देखिए पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब 16 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 7/16। और जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये ऐसे पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/25 और यहाँ पे भागफल का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा गुणा में। और ये 16 से 16 कट गया और ये आ गया
25। तो स्टूडेंट्स हमने LHS का मान निकाल लिया जो कि आया 7/25। अब चलिए अब हम RHS का मान निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, RHS का मान निकालते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ तक बातों को नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम RHS की ओर RHS को लेकर सॉल्व करते हैं। तो क्या देखते हैं RHS का वैल्यू LHS के बराबर आता है। तो चलिए RHS को लेते हैं। तो ये कितना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, ये इतना आ गया। तो देखिए अब हम cos स्क्वायर a का निकालने से पहले cos a का मान निकालते हैं। cos a इक्वल टू कितना होता है, आधार बाई कर्ण। cos इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो ये हो जाएगा 4/5 और 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस। अब साइन इक्वल टू कितना होता है, लंब बाई कर्ण। साइन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बाई कर्ण। तो साइन इक्वल टू लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या कर देंगे, अब जब स्क्वायर तोड़ेंगे इसे तो यह आ जाएगा 16/25 माइनस चिन्ह का माइनस, और ये 3 का आ जाएगा 9/25। ठीक, 9/25। अब जब आप इसे एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 25 का 25 और ये आ जाएगा 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 7/25। सॉरी 70 नहीं 7/5। तो देखिए आपका RHS भी आया था 7/25 और LHS भी आया 7/25। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस कि अतः यह आइडेंटिटी संतुष्ट करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तब तक के लिए आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। तो देखिए बोला है त्रिभुज ABC में जिनका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेते हैं। क्या, त्रिभुज ABC लेते हैं। और त्रिभुज ABC लेने के दौरान बोला है कोण भी समकोण है। तो कोण B को पहले हम समकोण बना लेते हैं। और ये हो गया A और ये हो गया C। तो हो गया ABC। क्या, त्रिभुज ABC में B समकोण है यदि, अब देखिए ये बोला है यदि tan A इक्वल टू 1/√3 हो। क्या, tan A इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान कौन है, तो एक ए नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8 के ही ए नंबर में है। क्या, साइन ए इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। ठीक, अब इन्हीं में क्वेश्चन नंबर 8 के ही बी में है कोस A इंटू साइन C। कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू सॉरी है यहाँ पे कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। अब देखिए अब हमें इन मानों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई तो मालूम होना चाहिए। तो देखिए tan इक्वल टू कितना होता है, tan A इक्वल टू हो जाएगा, एंगल यहाँ पे होगा। देखिए अब देखिए इसमें यह क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि tan A, देखिए tan A तो यहाँ पे आ गया, tan A तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसमें तो लंब हो गया, ये आधार हो गया ये, क्योंकि ये एंगल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सामने वाली भुजा हो गई, ये सामने वाली भुजा क्या करते हैं, सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही लंब करते हैं। ठीक, और ये तो स्लोप वाला लाइन तो कोण हो गया और ये लंब हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, tan A इक्वल टू दिया है 1/3। तो चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं और यूजिंग टू पाइथागोरस से पहले त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई मालूम कर लेते हैं। तो देखिए tan A क्या दिया है, tan इक्वल टू कितना होता है, लंब बाई आधार। तो लंब लिखते हैं पहले, लंब बाई आधार। ठीक, और देखिए अब tan A इक्वल टू कितना दिया है, 1/√3। तो लंब कितना होगा आपका 1 होगा और आधार कितना होगा √3 होगा। ठीक,
रूट 3 होगा। देखिए सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, हालांकि कोई बात नहीं। देखिए इसमें लंब कितना है, इसमें लंब कितना है, लंब तो 20 है ना जी, तो लंब तो आ गया यहाँ पे और ये आधार आ गया √3। अब आप कहिएगा कि सर आप यहाँ पे √3 लिखे, यहाँ पे 1 लिखिए, ये तो फिर भी स्क्वायर कर्ण का मान सेम ही आएगा। हाँ बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से करना होता है, क्योंकि ये तो बदल जाएगा फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका AC का मान है वो 2 ही आने वाला है, लेकिन अब 2 आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मान को इधर उधर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो tan = इतना आ गया। अब हमें मान निकलना है AC का। AC क्या है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर = कितना होता है, AC स्क्वायर = कितना होता है, AC स्क्वायर = होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AB क्या है, यहाँ पे AB आधार है। ये AB क्या है यहाँ पे, आधार है, क्योंकि ये दोनों कोण नीचे है और दोनों कोण नीचे है। तो अब हम आपको बॉक्स वाला कंसेप्ट बताए थे, तो हमने बोला था कि जब आप इस बॉक्स को ऐसे लटकाएंगे तो भारी वजन के कारण ये दोनों भाग तो नीचे आ जाएंगे, नीचे दोलन करने लगेंगे और नीचे दोलन करने के फलस्वरूप आधार ये हो जाएगा। या आप आधार और लंब ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं क्या, तो ये हो गया क्या, एंगल। इस एंगल के सापेक्ष निकालना है, तो इस एंगल की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, इस एंगल की जस्ट सामने वाली भुजा होती है, इस एंगल की सामने वाली भुजा होती है लंब, और यही एंगल पर भुजा है और यह एंगल जिस भुजा पर है वह होता है आधार। तब देखिए अब हमने ऐसे करिए, अब देखिए हमें मान निकालना है AC स्क्वायर। तब AB कितना है, AB है √3। अब देखिए √3 का स्क्वायर करने के प्लस BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए अब √3 का स्क्वायर करना है, तो देखिए बेसिकली क्या, ये तो यूनिवर्सल है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, लेकिन आप इसे एक और तरह से समझ सकते हैं क्या, ये √3 है, √3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, √3 को 2 बार लिखना है गुणा में, तो ये लिख दिया √3 इंटू √3। और अब आप इसे 1 में ही ले लेंगे क्या, तो 3 गुणे 3। और हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर कोई भी 2 संख्याएं सेम हो और वो जोड़ा में हो तो वो बाहर 1 बन के वो बाहर 1 निकल जाती है। तो यहाँ पे बाहर कितना निकल जाएगा, ओनली 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, ये इक्वल टू हो जाएगा 4। अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक। और जब आप AC का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 2, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर उठा जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो AC इक्वल टू आ गया 2। अब हम बिल्कुल आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका A नंबर में देखते हैं, तब तक के लिए इन भागों को साफ करते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर A या B को सोल्व करते समय बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, क्या कहीं तो एंगल A कहा है और कहीं तो एंगल C कहा है, तो इसके अनुसार आधार और लंब बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो देखिए साइन A के अनुसार क्या, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइन A के अनुसार क्या, एंगल ये हो गया, तो एंगल ये हो गया तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो साइन इक्वल टू कितना होता है, साइन इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब इसमें कितना है 1, लंब बाई कर्ण, तो 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू देखिए साइन A इक्वल टू ये, यानी एंगल यहाँ पे है, ये दोनों एंगल नीचे, तो ये दोनों बन जाएंगे आधार, क्योंकि ये तो सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, तो ये बिल्कुल होगा आधार, ये बिल्कुल होगा आधार। अब देखिए तब देखिए इसमें साइन A इक्वल टू कितना होता है, साइन A इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण, साइन A इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण। तो इसमें लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो साइन A का वैल्यू आ गया 1/2। अब cos C का निकालना है, तो देखिए cos C का निकालना है, यानी ये एंगल आ गया उछल के यहाँ पे, ये एंगल उछल के आ गया यहाँ पे। जब ये एंगल यहाँ पे आ गया तब लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो देखिए अब साइन C का वैल्यू निकालिए कोसी का, तो कोसी इक्वल टू कितना होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, आधार 1 था, आधार कितना है आधार 1 था, तो आधार बाई कर्ण, तो ये भी हो गया 1/2 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखिए अगेन हमें निकालना है cos A का वैल्यू, क्या निकालना है हमें cos A का वैल्यू। तो cos A का वैल्यू करने के अनुसार आधार तो ये हो गया, क्योंकि एंगल जिस रेखा पे देखिए
ये कोस ए का वैल्यू दिया है, तो यह कोस के पास जो भी एंगल रहता है, तो कोस के पास एंगल ए है, कोस के पास एंगल ए है, और वह एंगल जिस रेखा पे स्थित होता है, वह एंगल जिस रेखा पे स्थित होता है वह आधार बन जाता है। तो अब आप कहिएगा कि सर ये तो इस रेखा पर भी स्थिर है, तो आप इसे आधार क्यों नहीं बोलते। देखिए समकोण त्रिभुज में जो लाइन स्लोप है, जिस लाइन में ढाल है, वो हमेशा कर्ण होती है। तो ये तो इसका कर्ण फिक्स हो गया कर्ण, अब ये किस पे स्थिर है, अब तो ये इस पर स्थिर है, तो आधार हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये। तो कोस ए इक्वल टू कितना हो जाता है कोस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कोस ए इक्वल टू कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, इसमें आधार है ये √3, आधार कितना है √3, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2 और फिर इंटू का इंटू। अब देखिए साइन सी, अगेन आधार ये हो गया क्योंकि साइन सी बोला है, तो जिस एंगल पे ये, जिस भुजा पे ये साइन सी का एंगल स्थित है, जिस भुजा पे ये साइन सी का एंगल स्थित है वो हो जाएगा आधार। तो ये तो हो गया आधार, और बीसी का मान है, आधार का मान है 1 यानी बीसी। और देखिए साइन इक्वल टू कितना होता है, साइन इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है √3, लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। अब आप इसे सोल्व करिए, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप गुणा वाले भाग को तोड़ेंगे, सबसे पहले आप गुणा वाले भाग को तोड़ेंगे, देन प्लस देन जोड़ेंगे, तो 1 to 1 और 2 दूना 4 प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे, अभी बताया आपको 3 और यह आ जाएगा 4, और जब आप इसे सम करेंगे तो यह आ जाएगा 4/4 और ये कट के आ जाएगा और ये कट के आ जाएगा 1। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ए को सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर, तब तक के लिए आप यहाँ तक देख सकते हैं। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में बोला है कोस ए, तो कोस ए एंगल तो ये हो गया, कोस ए एंगल तो ये हो गया, एंगल ये हो गया और आधार ये हो गया। तो कोस ए इक्वल टू कितना होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार कितना है √3, तो सबसे पहले लिखिए आप √3 आधार बाई कर्ण। कर्ण कितना है 2 इंटू का इंटू कोस सी बोला है, तो यह एंगल जिस रेखा पे स्थित है वह आधार हो जाएगा। अब आप कहिए देखिए इस रेखा पर भी स्थित है, तो भाई हमने बताया अभी कि स्लोप वाला लाइन हमेशा कर्ण होती है, यानी वह हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो उसको तो बात ही हटा दीजिए, वह हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस ही रहने वाला है, चाहे आधार ऐसे हो या आधार ऐसे हो। तब देखिए साइन ए इक्वल टू कितना होता है ना, कोस सी का नंबर निकलना है, तो कोस सी इक्वल टू कितना होता है, कोस सी इक्वल टू कितना होता है, कोस इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण। तो इसमें आधार कितना है 1, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2। अब देखिए अब आप कर सकते हैं माइनस, अब आप कर सकते हैं माइनस। अब साइन ए का निकालना है, तो अगेन आधार ये हो गया, अगेन आधार ये हो गया, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन इक्वल टू कितना होता है लंब बाई कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। अब आप इसे कर सकते हैं करस्मल्टी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, गुणा का चिन्ह है तो गुणा इंटू या गुणा। अब देखिए साइन सी का वैल्यू निकालना है, साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। साइन सी में तो आधार ये हो गया, साइन इक्वल टू कितना होता है लंब बाई कर्ण, साइन इक्वल टू कितना होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2। ठीक, अब देखिए अब आप क्या करिएगा, अब आप इसे गुणा करिए, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करिए, पहले इन भाग को सोल्व करिए, इन भाग को सोल्व करिए, देन आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √3 का √3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस √3 का √3, ये हो जाएगा 4 और ये कट के आ गया 0। तो देखिए हमने बी को भी सॉल्व कर दिया, इसका आंसर कितना आया, ए को सॉल्व किया तो 1 आया और इसका आंसर इसे सॉल्व किया तो 0 आया। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तब तक के लिए आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने अभी भी पिछले ही कुछ समय पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है त्रिभुज पी क्यू आर, क्या त्रिभुज पी क्यू आर में, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज खींचते हैं, त्रिभुज हम इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए ये बोला त्रिभुज पी क्यू आर, तो अभी हम इसका नामकरण नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि समकोण बोला है या नहीं, यानी कहने का मतलब ये बताया है कि नहीं कि समकोण पी है कि क्यू है कि आर है। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो चलिए अब हम बना देते हैं कोण क्यू समकोण। मतलब क्या, समकोण का मीनिंग ही होता है दो रेखा एक दूसरे पे लंब, ये हो गया समकोण। तो ये लिख दिए पी, तो ये
कितना है पी आर। अब आर या पी कहीं लिख दिया, जब नहीं बोला है तो आर को यहाँ लिखिए या पी को यहाँ लिखिए। अब देखिए क्या बोला है, अब बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, क्या पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, क्या दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दिया है हमें, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इजकल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए तब बोला है साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने से पहले हमें ये तो मालूम हो जाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितना है, आधार की लंबाई कितना है और लंब की लंबाई कितना है। तो देखिए क्या करते हैं, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया, तो देखिए पी क्यू कहीं पे है, हाँ पी क्यू तो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, पी क्यू यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए अब इक्वेशन 1 से क्या, इक्वेशन 1 से ई क्यू एन इक्वेशन 1 से टू इक्वेशन 1। अब देखिए अब इक्वेशन 1 से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन 1 से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये लिखना है क्यू आर इजकल टू 25 माइनस ये आर, पी आर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी आर निगेटिव में हो जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए इसे इक्वेशन 2। अब जब आप इसे इक्वेशन 2 कर दिए तो क्यू आर की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 25 माइनस पी आर, पी आर 25 माइनस पी आर, पी आर देखिए 25 माइनस पी आर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब तो हमें ये मालूम हो गया, क्यू आर मालूम हो गया और पी आर मालूम हो गया। अब हमें ज्ञात करना है पी आर। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम के यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से पी आर का वैल्यू निकालते हैं, क्या यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें निकालना है पी आर की वैल्यू, इसलिए पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, देखिए पूरा का स्क्वायर है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए हम इसे स्क्वायर वाले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम पी आर फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पी क्यू वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 5, तो ये हो जाएगा 25 क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। और क्यू आर कितना दिया, क्यू आर दिया है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इसे 25 का 25 ही रहने देते हैं, 25 का 25 ही रहने देते हैं। अब हम इसे फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। अब ये किस फॉर्मूला पे टूटेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसे हम तोड़ देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। जब 25 के स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625 625। अब तो प्लस का प्लस, अब देखिए पी आर का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का 2 इंटू 25 ए इंटू बी पी आर। तो देखिए इतना इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो ए के जगह पे कितना है 25, बी के जगह पे कितना है पी आर। तो ए का स्क्वायर तो 25 का 25 है पहले, 25 का 25 है पहले, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर कितना है पी आर का स्क्वायर कर देंगे, पी आर का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब फॉर्मूला का 2 माइनस का माइनस, फॉर्मूला का 2। अब ए के जगह पे है 25 और पी आर के जगह पे पी आर। अब देखिए अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम इसे हटा देते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अब हम इसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, ये तो जुट जाएगा ना, ये हो जाएगा 650, ये कितना हो जाएगा 650, यहाँ पे लिख देते हैं इजकल टू, यह किसके बराबर है पी आर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा पी आर के होल स्क्वायर इजकल टू 650 प्लस पी आर का होल स्क्वायर, अब देखिए क्या करते हैं, अब ये गुणा हो जाएगा ना, तो 25 में 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 50 माइनस 50 पी आर।
अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब ये दोनों सेम है तो इस दोनों को एक बगल ला देते हैं। तो देखिए कैसे एक बगल लाते हैं, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, क्या पी आर स्क्वायर माइनस ये पी आर स्क्वायर प्लस में है, ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 650 का 50 माइनस 50 पी। और अब ये तो कट के हो गया जीरो, क्योंकि ये सेम वैल्यू है तो कट के हो जाएगा जीरो, आप घटाएंगे तो हो जाएगा जीरो। तब ये हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर इजकल टू जीरो। ये इतना हो गया। अब देखिए अब पी आर को वैल्यू का निकालना है तो हम इसे एक बगल ले जाते हैं। अब ये होता है पी आर 50 इंटू पी आर, उसे एक बगल ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 650 इजकल टू 50 इंटू पी आर। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है पी आर का। तो पी आर का मान निकालने के लिए हम 50 को गुना में इधर भाग में भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर इजकल टू 650 बाई 50, ठीक। और ये जीरो से जीरो गया और ये 3 5 65, तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया, पी आर का वैल्यू कितना आ गया, पी आर का वैल्यू आ गया हमारे पास 13। पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13। पी आर का वैल्यू जब 13 आ गया तो हम क्या करते हैं, अब हम क्यू आर का वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल देते हैं। कैसे, जब इक्वेशन 1 में पी आर का वैल्यू, जब इक्वेशन 2 में पी आर का वैल्यू पुट करेंगे तो अब हम इन बातों को साफ करते हैं, यहाँ तक कि इन बातों को साफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने तो निकाला था पी आर का वैल्यू आ गया 13, अब हमें क्यू आर का एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आर का वैल्यू है ही लेकिन इसमें पी आर भी है, जो जब पी आर का मान दिया हुआ है तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। तो देखिए ये क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर इजकल टू 25 माइनस 13। अब हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 के बराबर, ये आ गया क्यू आर का वैल्यू भी आ गया 12। अब आप इतना के जगह पे हटा के 12 लिख दीजिए, ये आ गया 12। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दा की ओर, तब तक के लिए हम इन बातों को साफ करते हैं। देखिए अब हमारा मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा क्वेश्चन नंबर कहा है कि साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू फाइंड करें, एंड टेन पी का वैल्यू फाइंड करें। तो इन सब मानों को फाइंड करना है। तो टेन पी का एंगल कहाँ गया, टेन पी तो एंगल गया यहाँ पे। क्यों एंगल यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि हमने बताया कि जो भी फंक्शन के पास पी होता है उसे हम देखते हैं कि पी है कहाँ पे, तो पी तो यहाँ पे है। और ये एंगल जिस रेखा पे ठहरा होता है उसे हम आधार मान लेंगे। चूंकि ये तो इस रेखा पर भी ठहरा हुआ है, लेकिन हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि इसका नाम फिक्स है जिसे कर्ण हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण, और इस क्वेश्चन के अनुसार, इन तीनों क्वेश्चन के अनुसार ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब देखिए क्या साइन पी का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन पी, क्या साइन पी। देखिए क्या, तो साइन इक्वल टू कितना होता है, लंब बाई कर्ण। लंब कितना है 12, तो लिख देंगे 12/5। ये इतना हो गया। तो साइन पी का भी वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं कॉस पी का वैल्यू। कॉस इक्वल टू कितना होता है, आधार बाई कर्ण। तो आधार इसमें कितना है, आधार ये है, आधार बाई कर्ण 5/13, 5/13। अब कॉस पी का भी वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है टेन पी का, टेन पी। तो देखिए टेन पी इजकल टू कितना होता है, टेन इजकल टू कितना होता है, लंब बाई आधार। टेन इजकल टू कितना होता है, लंब बाई आधार। तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो ये आ गया टेन पी का भी वैल्यू आपका फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 गो क्वेश्चन है, जिसमें सही और गलत बताना है, सत्य और असत्य बताना है। तो उस क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वह बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम चलिए अब हम मिलते हैं क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।